लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। वक्त लिखेगा इबारत एक नए मजमून की। ये सिर्फ हिंदुस्तानी किसानों के लिए है जी, मेरी तरफ से, मेरे कलम से, मेरे दिल से। वक्त लिखेगा कहानी एक नए मजमून की। इसको रिपीट कर लीजिए जी जी। वक्त लिखेगा इबारत एक नए मजमून की, मुल्क को यारो ज़रूरत है तुम्हारे जुनून की। तुम हो वासी इस देश की तो लाजिम है यही, तुमको करना है हिफाजत संविधान की। जी थैंक यू। आप लोग, हम लोग जानिब से डिबेट कर रहे थे, वो किसानों की नजरिए, ये मेरा पता है। थैंक यू। क्या साक्षी महाराज का बयान इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि किसान बिल पर लिया गया निर्णय केवल जुमला ही है और आज़ादी दिलाने वाली कंगना रनावत जिस तरह से जिहादी राष्ट्र भारत को बता रही हैं, उससे लगता नहीं है कि कानून वापस होगा। देश के प्रधानमंत्री का एक सांसद उड़ा रहा है मजाक। उनके बयान से लगता है देश के प्रधानमंत्री की उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि कानून वापस लेने के निर्णय की बात कर रहे हैं और सांसद साक्षी महाराज कानून बनते बिगड़ते रहते हैं, जब चाहेंगे कानून बना लेंगे। और देश की आज़ादी दिलाने वाली कंगना रनावत आज प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रही हैं और देश में किसानों के खिलाफ लिए गए निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बता रही हैं। बोलने का यही नतीजा है। बीडी नकवी साहब से कि क्या ये किसान बिल जैसे अचानक जो है कहा गया कि वापस लेने का निर्णय ले लिया गया, तो क्या ये वापस हो सकता है? कैसा साहब, बड़ी खुशी की बात यह है कि आप एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज के ज़माने में, आज के समाज में, आज के मुल्क में, आज के मुल्क की इकोनॉमी के बारे में। जहाँ तक आपने कहा प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट ऐसे ही हुआ कि देश में नोटबंदी लागू कर दी गई। एक रात को 8 बजे प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश को एड्रेस किया और देश में नोटबंदी लागू हो गई। ना फाइनेंस मिनिस्टर से मशवरा, ना रिजर्व बैंक मैनेजर को, जो डायरेक्टर हैं उनको पता। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट कर दिया। सवाल ये उठता है कि वर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द लॉ। उस लॉ बनने के लिए ये बिल हुआ पास, फिर बात को ये पार्लियामेंट ने ज्वाइंट सेशन से, राज्यसभा से, सबसे पास किया गया, ध्वनिमत से पास किया गया। तो उसको ख़त्म करने की प्रोसेस भी ये है कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन हो और उसके अंदर ये रिपील किया जाए। अच्छा ये होता कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी अगर हाउस में अनाउंसमेंट करते तो ये प्रोसेस पूरे एक दिन में पूरा हो जाता और इस देश में किसानों को, लोगों को यकीन हो जाता कि ये एक्ट जो 3 बिल्स हैं, जो 3 ब्लैक एक्ट्स कहलाते हैं, काले कानून कहलाते हैं, ये ख़त्म हो गए। इसलिए इस अनाउंसमेंट को लॉजिकल एंड पर पहुँचने के लिए हिंदुस्तान के किसानों को इंतज़ार करना होगा कि पार्लियामेंट सेशन हो और उसमें ये फैसला लिया जाए। और इसमें सबसे बड़ा एंगल है एमएसपी का। मैं ये समझता हूँ कि किसानों को अभी तक यकीन करना होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात पर, वो अपने अल्फाज से वापस नहीं जा सकते, लेकिन इस प्रोसेस में गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ज्वाइंट सेशन बुलाना चाहिए और उसको पास करना चाहिए। जी मुन्ना सिंह जी, अभी तक के सरकार जिस कानून को अच्छा बता रही थी और सरकार के नुमाइंदे लगातार इस चीज़ पे जो वो कर रहे थे कि ये कानून बहुत अच्छा है और ये कानून किसानों के हित में, आज ये कानून वापस हो जाता है, अगर ये कानून वापस हो जाता है तो क्या ये किसानों के हित में है वापस होना? ये किस तरह से ये लोग बताएंगे, कैसे बताएंगे? एक ही चीज़ को 2-2 बार कैसे कह रहे हैं? देखिए, किसान बिल ये सभी लोग जानते हैं कि अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। जिस समय पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से लोग घरों में कैद थे, पूरे देश में लॉकडाउन था,
उस समय इस किसान बिल का अध्यादेश लाया गया। और ये भी हम समझते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि अध्यादेश किन परिस्थितियों में लाया जाता है। जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है और किसी भी कानून को पास करने के लिए जनता के हित में आवश्यक होता है, तब उसका अध्यादेश लाया जाता है। और उसके बाद हाउस में उसको, जब हाउस चलता है तो उसको लोकसभा में और फिर राज्यसभा में पास कराया जाता है और फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है। और उसके ऊपर जब दस्तखत माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का हो जाता है, तब वो एक कानून का रूप लेता है। लेकिन इस बिल को अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। और आज जब स्थिति ये हो गई है, जब किसानों को जानकारी हुई तो लगातार वो लगभग 1 वर्ष से सड़क के ऊपर गर्मी, जाड़ा, बरसात सब कुछ बर्दाश्त करते हुए आंदोलनरत हैं। और सरकार द्वारा या सरकार के जो भी सहयोगी हैं, जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं या उनके पदाधिकारीगण हैं, उन लोगों के द्वारा बराबर पूरे देश में ये प्रचार किया गया कि ये बिल किसानों के हित में है। और जो किसान आंदोलनरत थे उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तालिबानी और न जाने कितने शब्दों से उनको नवाजा गया, उनको बदनाम किया गया। और ये भी कहा गया कि मुट्ठी भर किसान हैं और उनके लिए अवरोध में सड़कों के ऊपर पत्थर बिछाए गए, कीलें गाड़ी गई कि वो आगे ना बढ़ पाएं। लेकिन इस सब प्रताड़ना को झेलते हुए किसान अपने आंदोलन को बराबर अनवरत जारी रखते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये घोषणा करनी पड़ी कि हम किसान बिलों को वापस लेना चाहते हैं या लेते हैं। लेकिन किसान बिल इस तरह से घोषणा के माध्यम से वापस नहीं हो सकता है। उसके लिए एक प्रक्रिया है कि जब लोकसभा में उसको रखा जाए और प्रस्ताव पारित किया जाए, उसके बाद फिर राज्यसभा से प्रस्ताव पास करा करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाए और उनके हस्ताक्षर होने के बाद ही इस किसान बिल के ऊपर वापसी संभव है। और इस बात को किसान हमारे समझ रहे हैं। इसलिए अभी हमने देखा कि राकेश टिकैत जी का एक बयान आया कि जब तक ये किसान बिल वापस नहीं हो जाते और एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बन जाता है, तब तक हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और उसको ख़त्म नहीं करेंगे। इस तरह से आप ये समझिए कि हिंदुस्तान की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और ये सीधे सीधे उस 70% आबादी के ऊपर एक कुठाराघात था, जिसकी ये मान लीजिए कि ख़त्म होने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। और हमें उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय हाउस में इसको पास करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसको वापस करने का काम करेंगे। बुलर सिंह जी, किसान बिल, काले कानून, 3 काले कानून जो वर्ड है कि 3 काले कानून वापस लेने का निर्णय लिया गया। आप ये बता सकते हैं कि निर्णय किसने लिया और किसके लिए लिया? भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कानून बनाती है या बात कहती है तो उसमें उसका सर्वप्रथम अपना हित छुपा होता है। किसान आंदोलन की भी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के अपने हित से हुई। भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून जो 8 जून 2020 को जब कोरोना काल था तब लाई थी। और उसने ये देखा कि कोरोना काल में फैक्ट्रीज बंद है,
सब व्यापार बंद है, उसके बावजूद भी किसान जो है देश की जनता को खिलाने में, भरण पोषण करने में सक्षम है। इस बात को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि सबसे अच्छा बिजनेस अगर है किसान का है, और उसमें अपना हित देखते हुए उन्होंने मोबाइल बंद कर दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा, ऑफ कर दीजिए इसको या साइलेंट कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की कि ये कृषि कानून जो बिल बने हैं इनको वापस लेने का निर्णय लिया गया। ये कहा, हम सरकार की बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए उन कानून को वापस लेने के लिए जो उन्होंने कहा है वो कहाँ तक के सच है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जो कानून लोकशाही में बनाए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन बिल्कुल राजशाही की तरह हुआ। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जहां अपना हित दिखाई पड़ेगा वहां वो करते हैं। वहां उनको किसान बिल जब बनाया तो अपना हित दिखाई पड़ा, और जब उपचुनाव में वो बुरी तरह से परास्त हुए, इस डर से, माननीय अखिलेश यादव की रैली को देखने के बाद इस डर से कि नहीं सत्ता मेरे हाथ से बालू की तरह से फिसलती जा रही है, और इस सब को देखने के बाद अपने हित को लोग चुनाव में अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, किसानों को लुभाने के लिए ये कानून वापस करने का निर्णय लिया है। मैं इस मामले में ये भी कहना चाहूंगा कि किसान बिल जब पास हुए थे उस पर कोई भी चर्चा नहीं कराई गई थी। बगैर चर्चा कराए एक राजसी अंदाज में इसको पास करा दिया गया था, और उसका नतीजा ये हुआ कि देश की जनता उस राजशाही और राजसी अंदाज को स्वीकार नहीं कर पाई, उस गुलामी को स्वीकार नहीं कर पाई, और उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। ये बात पहले से भी भारतीय जनता पार्टी को मालूम थी कि 1920 में बारडोली सत्याग्रह किसान आंदोलन माननीय पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, और क्योंकि अंग्रेजों ने भी किसानों के खिलाफ काले कानून लाने का प्रयास किया, और तब किसानों ने जो सत्याग्रह किया कि अंग्रेजों को उनके सामने झुकना पड़ा। तो मैं ये समझता हूं कि राजशाही जैसे अंदाज में लोकशाही में ये नहीं चलेगा, और मोदी जी को जनता के सामने झुकना ही पड़ेगा। महफूज आलम जी, कानून, कृषि कानून जो बने उनको वापस लेने का निर्णय, ये घोषणा की गई है कि निर्णय लिया गया, तो निर्णय लिया गया से क्या मतलब था, क्या जाने किसान क्या समझे इसके बारे में? असम साहब, 8 जून 2020 को ये तीनों किसान बिल आनंद फानन में जल्दबाजी में, जब कोरोना काल चल रहा था, इसका बिल लाए गए थे। उसके बाद पार्लियामेंट के दोनों सेशन में ये पेश हुए, और पेश होने बाद पार्लियामेंट में बहुमत से ये पास हो गए, और पास होने के बाद 24 सितंबर 2020 को गजट ऑफ इंडिया में ये गजट भी हो गए, और ये पूरी तरह लागू हो गए। उसके बाद 12 जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई, और उसमें इसकी वैधता को चैलेंज किया गया। तीनों एक्ट की बिल नहीं रह गए, गजट में होने के बाद ये सब हो गए एक्ट, कानून बन गए, और इन कानूनों की वैधता को चैलेंज किया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके क्रियान्वयन पर स्टे कर दिया जो चल रहा है। अब इन तीनों कानूनों की वैधता को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। इनकी वैधता का जो है एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट कर रही है इस वक्त मौजूदा, अंडर एडजुडिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के ये मैटर। और कोई भी कानून बनता है तो संसद में बनता है, और उसका रिपील होने का भी वही तरीका है कि संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, और वो प्रस्ताव पास होगा, और वो एक्ट रिपील होगा, और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और फिर गजट होगा, रिपीलिशन उसका।
ना घोषणा करने से ये एक्ट बना था और ना घोषणा करने से ये एक्ट खत्म हुआ है। घोषणा तो आप एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेकिन किसी एक्ट को घोषणा से रिपील नहीं किया जाता। तो आज की डेट में ना कोई तीनों एक्ट खत्म हुए हैं, ना निरस्त हुए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से स्टे जरूर है इसका क्रियान्वयन, और कोई दूसरे को क्रियान्वयन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई दूसरा उसका स्टे कर नहीं सकता है। तो ये निर्णय जो आप कह रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा इसका कि ये वैध है या अवैध। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अथॉरिटी अगर करे तो बात है। ये नकवी साहब, ये किसान बिल वापस होने के बाद आपने जो साथी लोगों को सुना, किसान क्या समझे इसको? किसान किस भ्रम में रहेगा? किसान आखिर क्या करे कि कानून वापस हो गया है, कानून वापस हो रहा है कि कानून लागू नहीं है? किसान इस मसले पे क्या करे सोचते? देखिए, आपने बहुत टेक्निकल सवाल किया है। मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन एक बात मैं कह दूं जी कि हमारी पार्लियामेंट हिस्ट्री में, हमारे संसदीय इतिहास में ये पहली बार हुआ कि एक बिल को मेजॉरिटी ना होते हुए भी, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी और ना ही वोटिंग कराया गया, उसको ये कह के ध्वनि मत से पास कर दिया। इस मामले में जो है वो हाउस ने, स्पीकर ने जो भी किया वो गलत किया, जो हाउस के चेयरमैन जो भी रहे उस वक्त उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। और ये देश के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात था, जिसको मैं पहले कहना चाहूँगा। वो बहुमत था ही नहीं राज्यसभा में पार्टी का, इसलिए वोटिंग नहीं कराया गया, क्योंकि ये बिल पास नहीं होता, ये बिल एक्ट नहीं बनता। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, जिसकी वजह से देश में गुस्सा हुआ, नाराज़गी हुई, किसान उठ खड़े हुए, किसान। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि पंजाब और हरियाणा के लोगों ने ये देखा कि अडानी के स्टोर, अनाज खरीदने के स्टोर, हज़ारों लाखों टन के स्टोर पहले बना दिए गए और बाद में ये एक्ट लाया गया। इसलिए सरकार की नीयत में डाउट हो गया लोगों को, और नीति तो जो बनी वो सब एक्सपोज हो गई। हमारी गवर्नेंस जो है, जो भी हमारी सरकार है, उसको एक्सपोज हो गई, क्योंकि सारे ठेके, पोर्ट के ठेके, एयरवेज, एयरपोर्ट, सब कुछ अडानी के हाथ बेच दिए गए हैं आज की तारीख में, और ये 20-20, 25-25 साल के बेचे गए हैं। हमारा देश, हमारा सिस्टम, जिसको कैपिटलिज्म नहीं बल्कि क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। क्रोनी कैपिटलिज्म वो सिस्टम होता है जहां एग्जीक्यूटिव और बिजनेसमैन का गठजोड़ हो जाता है, और जो बिजनेसमैन है वो अपने हिसाब से देश की पॉलिसी बनवाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से जो ताकतवर किसान था वो उठ खड़ा हुआ, पंजाब का, हरियाणा का, और हमारे बकिया हिंदुस्तान में जो गरीब किसान था वो उनके साथ खड़ा हो गया। वो लड़ाई के लिए इतना समर्थ नहीं था। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा किसान लीडर्स को कि जिन्होंने साल भर तक आंदोलन चलाया, और हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा आंदोलन है जो 700 जाने गई। मैं बताना चाहूँगा, इस आज़ाद हिंदुस्तान में कोई आंदोलन ऐसा नहीं चला जिसमें 700 जाने गई हों। छुटपुट वारदात तो हुई, 2 लोग मर गए, 4 लोग मर गए, लेकिन मैं तो हेड्स ऑफ टू किसान, हम सब किसानों के साथ खड़े हैं। इस देश की पॉलिसी बदलेगी, दिशा बदलेगी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार बनेगी, यूपी की बने, सेंटर की बने, वो किसानों के हित को ध्यान में रखकर सरकार बनाएगी। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि किसान की कोई प्रोड्यूस अगर थोड़ी सी कीमत में ज़्यादा बिक जाए तो देश में हाहाकार हो जाता है। प्याज ज़्यादा महंगी बिक रही है, मूली ज़्यादा महंगी बिक रही है, गेहूँ ज़्यादा महंगा बिक रहा है। अरे भाई, किसानी करके तो देखो। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा ये बात। मैं जब सीजीएम था रामपुर में, तो डीएम साहिबा के इलेक्शन की मीटिंग में मैं भी जोनल मजिस्ट्रेट था, बुलाया गया। वो बोली कि साहब, मैंने तो सारे दूधियों को बंद करने का ऑर्डर कर दिया है, दूध में मिलावट हो रही है। मैंने एक ही सवाल करा उस भरी मीटिंग में, इलेक्टोरल मीटिंग में, कि मैडम आपने भैंस पाली है?
सारी खामोशी छा गई हाल में। क्यों, क्या कह रहे हैं? अरे मैंने कहा भाई, भैंस की एक कीमत, भैंस के पालने वाले की एक मेहनत, भैंस के चारे की एक कीमत, उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर पानी और दूध एक भाव बिकेगा। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा जुल्म किसान के साथ और उस मेहनतकश के साथ क्या हो सकता है? कितना बड़ा मार्केट इनजस्टिस है। इस बात को मैंने कहा, खामोशी छा गई। लेकिन डीएम थी मैडम निवेदिता शुक्ला, उसने सुबह जाके अपने ऑर्डर को विकेट किया। पहला काम ये किया, और वो समझ गई बात को कि प्रॉब्लम है। हमारे शहर के लोग, जो शहर में लोग रहते हैं, वो नहीं समझते किसान कितनी मेहनत से। एक भैंस पाल लीजिए, एक जानवर पाल लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि उसमें कितनी मेहनत है। आज भी दूध जो है 25 और 30 रुपए लीटर गाँव से आता है। दूध को 50 रुपए लीटर से नीचे नहीं बिकना चाहिए। उससे किसान को सही मजदूरी मिलेगी और लोग मोटिवेट होंगे। हमारा हिंदुस्तान के लोगों का ये फर्ज है कि समाज के मेहनतकश तबके को प्रोत्साहन दें, इनकरेज करें, ताकि चीज़ें आगे बढ़े और हमारा देश तरक्की करे। हमारी देश की ताकत लेबर है, पैसा नहीं है। पैसा तो यूरोप अमेरिका के पास है, वो उनकी ताकत है। हमारी ताकत है मेहनतकश लोग, वो मेहनत जो सस्ती मजदूरी करके देश को फॉरेन एक्सचेंज कमा के देती है। ये चीज़ को समझना हुआ। अब आपका सवाल था कि साहब ये किसान क्या करे? किसान के पास ही रास्ता है कि वो उस पर अभी विश्वास करें कि हाँ भाई ऐसा होगा, और बात को हमारे पार्लियामेंटेरियंस इस बात को जल्दी से जल्दी सेशन में लाकर उसको पास करें। और एमएसपी सबसे बड़ी इशू है इसके अंदर, एमएसपी। और किसानों को चाहिए कि वो अपने बड़े गोडाउन बनाएं, छोटे गोडाउन बनाएं। किसान की एक ही प्रॉब्लम मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। आप हमारे भोला साहब और हमारे यादव जी, जो पटेल साहब यादव जी बैठे हैं, ये हमसे ज़्यादा जानते हैं कि किसान अगर अपनी प्रोड्यूस को फसल के वक्त न बेचे, होल्ड कर ले, 2-3 महीने को ही कर ले, तो उसको सही कीमत मिलेगी 3 महीने बाद। और उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उसके पास गोडाउन होना चाहिए। इस सरकार को चाहिए किसानों के लिए गोडाउन बनवाए, कोल्ड स्टोरेज बनवाए, ताकि किसान अपनी चीज़ को रख सके और सही कीमत में बेचे। मेरा यही कहना होगा, और मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस सब्जेक्ट को डिबेट कराया।